देखो तो कल हम लोगों ने पढ़ रखा था कोलाइडी कणों पर आवेश, और आवेश कोलाइडी कणों पर कैसे आता है, इस बात को हमने दो चित्रों के माध्यम से सीख भी रखा था। मैंने बताया था अगर जनरली हम इस बात को देखें तो कोलाइडी कण दो प्रकार के होते हैं चार्ज के बेसिस पर। पहले कोलाइडी कण वे जो धनावेशित आयनों को अपनी सतह पर चिपका लेते हैं, और दूसरे वे कोलाइडी कण जो ऋणावेशित आयनों को अपनी सतह पर क्या कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। मूल अवस्था में कोई भी कोलाइडी कण ना तो धनावेशित होता है ना ऋणावेशित। हां, लेकिन अगर हम किसी कोलाइडी कण को विलयन में डालें तो वो कोलाइडी कण विलयन में उपस्थित धनायनों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है। और जैसे अधिशोषित करता है कोलाइडी कण पर धनायन की एक परत बन जाती है। बेटा इस परत को हम कहते थे स्थायी परत, और इसके अतिरिक्त भी आपने एक और घटना को पढ़ा था कि सर जी धनायन की तो परत बन जाएगी इसलिए कोलाइडी कण धनावेशित हो जाएगा, लेकिन इसी धनावेशित परत के ऊपर एक और परत चिपक जाएगी जो कौन से आयनों की होगी, ऋण आयनों की। इस प्रकार से आपने इस घटना को समझा कि एक कोलाइडी कण पर अगर देखा जाए तो परत एक नहीं चिपकती बल्कि परतें चिपकती हैं दो। पहली परत स्थायी होती है इसलिए आप केवल उसी को पढ़ते हो, दूसरी परत स्थायी नहीं होती, निकल जाने वाली होती है, टूट जाने वाली होती है या इससे अलग हो जाने वाली होती है, इसलिए द्वितीय परत को हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ध्यान रखेंगे पहली परत को प्राथमिक परत कहते हैं और दूसरी परत को या तो द्वितीयक परत कह सकते हो या विसरित परत कह सकते हो। इसको बंद कर दें। अब बात आती क्या सर जी केवल हर एक कोलाइडी कणों पर ऐसा ही होता है? बिल्कुल नहीं बेटा, हो सकता है आपके पास कोई दूसरा कोलाइडी कण हो और इस कोलाइडी कण को आपने जैसे ही विलयन में डुबाया, जैसे ही परीक्षापण माध्यम के कांटेक्ट पे लाए, हो सकता है इस पर कौन से आयनों की परत चढ़ जाए, ऋणावेशित आयनों की परत चढ़ जाए, और इस प्रकार से जो पहली परत हो जाएगी वो ऋणायनों द्वारा बन जाएगी, और इस प्रकार के कोलाइडी कण को हम कहेंगे ऋणावेशित कोलाइडी कण। अब क्योंकि ये परत ऋणावेशित हो गई है, इसके ऊपर भी एक लेयर चिपकेगी और वो लेयर होगी धनावेशित आयनों की, लेकिन इस पर जो धनावेशित आयनों की लेयर चिपकी हुई है बेटा, ये जो परत है दूसरी वाली, ये स्थायी नहीं है। हमेशा कोलाइडी कणों पर चिपकी हुई पहली परत ही स्थायी होती है, टिकाऊ होती है, स्टेबल होती है। अगर आप दूसरी लेयर की बात करेंगे ये गतिशील होती है। गतिशील का मतलब जानते हो, ये पार्टिकल पर चिपकी भी रहेगी और शीघ्र ही पार्टिकल से क्या हो जाएगी, अलग, फिर से चिपक जाएगी, फिर अलग होती रहेगी। तो इस सेकेंड लेयर को हम लोग जनरली पढ़ते नहीं, लेकिन वास्तविकता में अगर लेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें, द्विपरत सिद्धांत के अंतर्गत अगर हम पढ़ें तो कोलाइडी कण पर एक नहीं बल्कि दो प्रकार की लेयर बनती है, भले दूसरी लेयर स्थायी नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती। तो कहता है सर जी हमको विद्युत द्विपरत सिद्धांत बताइए। मैंने द्विपरत सिद्धांत लिख रखा है, हो सकता है आपकी बुक में द्विक परत सिद्धांत लिखा हो, सेम चीज है। कहता है इलेक्ट्रिक डबल लेयर थ्योरी। तो किसी कोलाइडी विलयन पर या कोलाइडी विलयन के कण पर उस पे ऊपर दो लेयर्स बनी होती हैं, चाहे आप धनावेशित कोलाइडी विलयन की बात करें और चाहे आप ऋणावेशित। तो आपको यही बताना होता है कि उन लेयर्स के विषय में जो भी आपके पास जानकारी है आप इस थ्योरी के अंतर्गत उस जानकारी को स्पष्ट कर दें। तो बेटा हम भी इसी बात को पढ़ने आए हैं, तो हम लोग एक एक घटना को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले तो ये बताएंगे विद्युत द्विपरत सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सीखने क्या वाले हैं। देखो क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा हम किसी कोलाइडी कण, किसी कोलाइडी कण पर अधिशोषित होने वाली, अधिशोषित होने वाली परतों। अब मैंने परतों क्यों लिखा है, क्योंकि अब मैं दोनों लेयर्स को बताऊंगा, पहली परत को भी और दूसरी परत को भी। परतों
का अध्ययन करते हैं। अध्ययन का अर्थ है आप जितनी भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो, आप जानकारी को इकट्ठा करें। अध्ययन करते हैं तो उसमें से कौन कौन सी जानकारी मैं इकट्ठा कर सकता हूं? देखो मेरे पास जो जानकारी है उससे, अगर बेटा आपने कल की क्लास पढ़ी हुई है, आपने देखा था सबसे पहली लेयर केवल उस आयन की चिपकती थी कोलाइडी कण पर जो आयन सम आयन होता था, या मैं कह सकता हूं जिस पदार्थ की या जिस आयन की विलयन पर सांद्रता कैसी होती थी, अधिक, उसी का आयन तो चिपकता था। तो सबसे पहली बात तो यही लिख सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा, इस द्वारा हम किसी कोलाइडी कण पर अधिशोषित होने वाली परतों का अध्ययन करते हैं। एक बात पहले और बेटा लिख देंगे, कोलाइडी कणों पर सबसे पहले उस आयन की परत बनती है, या आप लिख सकते थे उस आयन की परत चढ़ती है, बनती है, जो आयन सम आयन है, जो आयन, एक तो पहली बात, या तो वो आयन सम आयन है या विलयन में उस आयन की सांद्रता अधिक है। सम आयन है या विलयन में उस आयन की सांद्रता अधिक है, उस आयन की सांद्रता अधिक है। सांद्रता अधिक है, एक तो ये वाली बात आपको बता कर के आना है पहले नंबर पर। हाँ, ये भी बात बता सकते हो कि जिस परत के बारे में आप बता रहे हो, प्राइमरी लेयर की बात बता रहे हो, ये परत स्थायी होती है, इसको स्थायी परत या प्राथमिक परत भी कहते हैं। तो इस बात को देखो यहीं लिख देते हैं, सांद्रता अधिक होती है, इस परत को स्थायी परत या प्राथमिक परत भी कहते हैं। अब बेटा इस बात का अर्थ जरूर समझ जाना कि इसको स्थायी परत क्यों कहते हैं। अब ये मत कहना कि सर जब ये बात नहीं जान पाई स्थायी परत क्यों कहते हैं, क्योंकि ये परत स्थायी होती है, हटती नहीं कोलाइडी कण से, इसलिए इस परत को हम कहते हैं स्थायी परत। यह परत स्थायी परत या प्राथमिक परत कहलाती है। बेटा एक तो ये बात आप तैयार रखोगे, अगर याद कर सकते हो तो एक बात और याद रखोगे। अब द्वितीयक परत की बात बताते हैं, तो बताओगे प्राथमिक परत पर विपरीत आवेशित आयन की एक और परत बनती है। विपरीत आवेशित का मतलब अगर प्राथमिक परत पॉजिटिव आयन के द्वारा बनाई गई है तो द्वितीयक परत निगेटिव आयन के द्वारा बनाई जाएगी। अगर प्राथमिक परत निगेटिव आयन के द्वारा बनाई गई है तो दूसरी परत पॉजिटिव आयन के द्वारा बनाई जाएगी। तो कहते हैं, लिखता है प्राथमिक, इसका मतलब समझ जाओगे क्या लिखा है, प्राथमिक परत के ऊपर एक और परत बनती है, एक और परत बनती है जिससे द्वितीयक परत या विसरित परत कहते हैं, या विसरित परत कहते हैं। आप उसको द्वितीयक परत भी बोल सकते हो, आप इसको विसरित परत भी बोल सकते हो। अगर याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, ये परत स्थायी नहीं होती है। तो मैं क्या लिख देता हूं आगे की ओर, इसी में से ये परत होती है अस्थायी,
ये ध्यान रखना। अर्थात ये कोलाइडल पार्टिकल पर बनी रहे ये जरूरी नहीं है, कोलाइडल पार्टिकल से ज्यादा टाइम तो अलग ही रहती है, तो इस बात को भी एक ध्यान रखेंगे। और ये लास्ट में लिख देंगे इस प्रकार से कोलाइडिकल पर टोटल कितनी परतें होती हैं, 2 परतें। अतः कोलाइडी कणों पर कुल 2 परतें पाई जाती हैं, कुल 2 परतें पाई जाती हैं, टोटल 2 लेयर होती हैं जाती हैं। तो एक बात याद रखोगे। अब एक बात और है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार भी रखने लायक है। देखो, अगर मैं देखता हूं पहली परत पॉजिटिव पार्टिकल से बनी है तो दूसरी परत जस्ट कैसी बनी है, निगेटिव से। मतलब इन परतों के बीच अगर देखा जाए तो आवेश बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इस पर भी बात करता हूं तो इन दोनों परतों का भी आवेश एक दूसरे से कैसा है, डिफरेंट। अगर इन दोनों का आवेश एक दूसरे से भिन्न भिन्न है तो इन दोनों परतों के बीच उत्पन्न होगा एक विभवांतर। ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हो कि अगर ये दोनों परत एक दूसरे के कांटेक्ट पर हैं और दोनों परतों पर आप देख रहे हो कि चार्ज अपोजिट है, तो अपोजिट चार्ज परतों के बीच, लेयर्स के बीच उत्पन्न होता है एक विभव, और उस विभव को कहते हैं जीटा विभव। तो ध्यान रखना, कभी कभी हम लोगों से ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि जीटा विभव क्या है। तो देखो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं प्रत्येक कोलाइडी कण पर 2 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। पहले प्रकार की परत होती है स्थायी और दूसरे प्रकार की परत होती है अस्थायी, या दूसरी परत अस्थायी होती है। ये दोनों ही परत एक दूसरे से आवेश कैसी रखती हैं, विपरीत। और विपरीत आवेश होने के कारण दोनों परतों के बीच उत्पन्न होता है एक विभवांतर, और जो विभवांतर उत्पन्न होता है उस विभवांतर को ही कहते हैं जीटा विभव। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखना है, जीटा विभव वाली बात। अच्छा, अब कहोगे सर जी आप पूरी बात लिखोगे? नहीं, देखो परत वाली ना जाने कितनी बातें तो हम आपको लिखा चुके हैं, इसलिए हम बस इतना बताएंगे कि इन दोनों विपरीत आवेशित परतों के बीच एक विभवांतर कार्य करता है या एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं जीटा विभव। आपके पास आएगा, जब आपको लिखना होगा तो मैंने बताया कैसे बताना है। सबसे पहले बताना है कि कोलाइडी कण पर कितनी परतें होती हैं, 2। इन 2 परतों पर आवेश कैसा होता है, एक दूसरे का विपरीत, और एक दूसरे का विपरीत आवेश होने के कारण इन परतों के मध्य उत्पन्न होता है विभवांतर, और उसी विभवांतर को कहते हैं जीटा विभव। तो आपको ऐसा बताना है। मैंने ज्यादातर बातें बता रखी हैं आपको, इसलिए मैं आपके सीधे लिख देने वाला हूं। देखो क्या लिखते हैं, इन दोनों परतों पर विपरीत आवेश होने के कारण, विपरीत आवेश, अपोजिट चार्ज होता है दोनों परतों पर, आवेश होने के कारण इन परतों के मध्य उत्पन्न होता है विभवांतर। उत्पन्न होता है, और भी अच्छा लिखते हैं, उत्पन्न होता है एक प्रकार का विभवांतर, एक प्रकार का विभवांतर, जिसे जीटा विभव, या बेटा इसका एक और नाम, मैं क्या सोचता हूं उस नाम को भी लिख देते हैं, या वैद्युत गतिकी विभव, या गतिक विभव, या तो आप उसको जीटा विभव बोल सकते हैं या वैद्युत गतिकी विभव कहते हैं।
तो इस बात को अच्छे ढंग से तैयार रखना है कि अगर आपसे पूछता है जीटा विभव क्या होता है तो आप जीटा विभव को बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखोगे इस बात को। नेक्स्ट नंबर पे अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, बाकी जरूरी नहीं है इस बात को। पूछता है जीटा विभव का फॉर्मूला क्या है, तो जीटा विभव का फॉर्मूला होता है z बराबर 4 पाई ईटा u अपॉन डी। देखो ये फॉर्मूला तैयार रखना, हालांकि ये फॉर्मूला जो है ये तुम्हारे कोर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। हाँ, आईआईटी वगैरह कोर्स में इस फॉर्मूले को पूछ लेता है, बाकी आपको केवल क्या याद रखना है, ये कहां गया, जीटा विभव, इससे मतलब रखो। बहुत अच्छा मतलब रखना चाहते हो, वैद्युत गतिकी विभव से मतलब रख लो। पता लगा जीटा विभव तुमको मालूम था, किसी ने कह दिया वैद्युत गतिकी विभव क्या होता है, तुम परेशान हो गए कि सर जी तो पढ़ाया नहीं ये वाला बात, तो उसी विभव को वैद्युत गतिकी विभव भी कहते हैं। हाँ, फॉर्मूले में से जान लेते हैं बातों को। कुछ पूछेगा जेड क्या है, पहले से समझ में आ रहा है, जेड क्या हो सकता है, जीटा विभव। अच्छा 4 जो है ये कांस्टेंट है, पाई भी एक कांस्टेंट है, एन या ईटा इसको कहते हैं। ईटा ये जो होता है ये होता है कोलाइडी विलयन का श्यानता गुणांक, इसको याद रखोगे। यू क्या है, कोलाइडी कण, आप जानते हो समस्त कोलाइडी कण ब्राउनियन गति करते हैं, और जब ब्राउनियन गति करते हैं तो उनकी कोई ना कोई स्पीड होती होगी, कोई ना कोई वेग होता होगा। उन कोलाइडी कणों को जो ब्राउनियन मोशन करते हैं उनकी गति को या उनके वेग को कैसे लिखते हैं, यू से। और डी आता है परिक्षेपण माध्यम, अर्थात जिसमें कोलाइडी विलयन बनाया जाता है उसका परावैद्युतांक। तो मैं दोबारा से एक बार सारी चीजों को रटे मैं क्या कर सोचता हूं, लिख देता हूं, नहीं ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें से जहां Z जीटा विभव है, अब यार ये 4 वगैरह लिखाना पड़ेगा क्या, नहीं इसको मत लिखना, ये 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है पूरा। ईटा ये है श्यानता गुणांक या कोलाइडी विलयन के श्यानता गुणांक ऐसा लिख सकते थे, श्यानता गुणांक। बेटा इसके बाद यू आएगा, कोलाइडी कणों का वेग। बेटा और कुछ बचता है, हाँ डी परिक्षेपण माध्यम। माध्यम का परावैद्युतांक। तो इस बात को थोड़ा सा तैयार रखोगे, अगर आपकी इच्छा है, नहीं इच्छा है तो ये वाली चीजें ध्यान रखोगे। तो क्या द्विपरक सिद्धांत समझ गए ना, वो जो डबल लेयर बनती है बस उसी के विषय में सारी बातें बताता रहा है द्विपरक सिद्धांत में। और अब तो मैं क्या सोचता हूं, अब तो बहुत सारी बातें ये सुन सुनकर भी याद हो गई ये सारी बातें। पहली लेयर कैसी होती है, दूसरी लेयर कैसी होती है, अगर अलग से कोई नंबर था तो ये लास्ट वाला, ये वाला, कि इन दोनों परतों पर विपरीत आवेश होने के कारण परतों के मध्य उत्पन्न होता है एक प्रकार का विभवांतर, जिसे हम क्या कहते हैं, जीटा विभव। एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, नेक्स्ट हेडिंग को पढ़ लेते हैं। फिर लिख रखा है कोलाइडी विलयनों का स्थायित्व। कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। ध्यान रखने वाली बात है, वैसे तो पहले से भी पता है। SOL टू दी पावर n, अगर ऐसा कुछ भी लिखा है मिल जाता है तो इसका मतलब होता है सॉल्यूशन। अगर QUE की पावर ऐसे n लिखा मिल जाए तो क्वेश्चन होता है, और EQ की पावर n लिखा मिल जाए तो इक्वेशन होता है उसका। फिलहाल हम लोग चलेंगे और इस बात को पढ़ेंगे आगे कोई भी कोलाइडी विलयन स्थायी कब होता है या उसके स्थायी होने का कारण क्या है। तो मैंने मान रखा है मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है। बेटा पात्र थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि अब हम इस बात को भी जान चुके हैं कि कोलाइडी कणों पर पाया जाता है आवेश, तो अब हमें आवेश को भी दिखाना होगा। तो बेटा मैंने इस पात्र में भर रखा है कोलाइडी विलयन, और कोलाइडी विलयन में होते हैं बहुत सारे कोलाइडी कण जिनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, और उसमें से जो आपको पार्टिकल दिख रहे हैं वो केवल कोलाइडी कण के हैं।
जो इसमें से द्रव पदार्थ होगा या द्रव वाला भाग होगा उसके अणुओं को मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि हमें कोलाइडल पार्टिकल पर ही चर्चा करनी है। बेटा या कोलाइडी विलयन जो दिया गया है, या तो ये बेटा धनावेशित कोलाइडी विलयन है और या तो है ऋणावेशित। हम एक काम करते हैं, इसको कोई एक प्रकार का आवेशित कोलाइडी विलयन मान लेते हैं। अब ये धनावेशित भी मान के किया जा सकता है, ऋणावेशित। अभी के लिए हम ऐसा मानते हैं धनावेशित। चलो इसको ये मान लेते हैं ये धनावेशित कोलाइडी विलयन है। तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, सारे के सारे कणों पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश। अच्छा, जब तक किसी कोलाइडी विलयन में ये आवेशित कण तैर रहे हैं या आवेशित कण एक समान रूप से घुले हुए हैं, तब तक ये कोलाइडल सॉल्यूशन स्थायी है, टिकाऊ है, या ये कोलाइडल सॉल्यूशन अपने काम का है, या इसी को कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन बाई चांस अगर ये कोलाइडल सॉल्यूशन के जो ये पार्टिकल हैं, अगर ये सभी पार्टिकल आपस में जुड़ जाएं और जुड़कर बर्तन की तली पर बैठ जाएं, तो हम कहेंगे कोलाइडी विलयन जो है वो नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है। तो कोलाइडी विलयन जानते हो कब स्थायित्व माना जाता है, जब कोलाइडल पार्टिकल ऐसे ही सॉल्यूशन में जो है वो एक समान रूप से फैले रहे, कोलाइडी विलयन टिकाऊ है, स्थायी। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो जाए या कुछ ऐसी गड़बड़ी आ जाए जिससे ये सारे पार्टिकल आपस में जुड़कर गुच्छे बनाने लगे, पुंज बनाने लगे, समूह बनाने लगे, और समूह बनाने के बाद ये बर्तन की तली पर गिर जाए, सोचो तो फिर इसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन होते वो सॉल्यूशन का डेफिनेशन ही होता है या विलयन की परिभाषा ही होती है समांगी मिश्रण। अभी ये समांगी मिश्रण है, सभी अंगों के पार्टिकल की संख्या समान है। अब यही सारे पार्टिकल बर्तन की तली पर गिर के आ जाएंगे, तो क्या अब सभी जगह पार्टिकल सेम संख्या में बचे? नहीं, जितने पार्टिकल थे वो तो सब बर्तन की तली पर आ जाए। तो हम कहेंगे कोलाइडल नष्ट हो गया है, या कोलाइडल सॉल्यूशन समाप्त हो गया है, या अब कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बचा हुआ है। तो हम बात करेंगे कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व पर। कोलाइडी विलयन स्थायी क्यों होते हैं? तो बेटा आप सभी देख रहे हो, क्योंकि सभी कणों पर पॉजिटिव चार्ज है, सेम प्रकार का चार्ज है, और सेम प्रकार का चार्ज होने के कारण ये सारे के सारे कण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। इन समान आवेश के कारण ये दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं प्रतिकर्षण। और मैं तो कहता हूं ये दोनों ही एक दूसरे पर प्रतिकर्षण नहीं लगाते, बल्कि समस्त कोलाइडी कण एक दूसरे पर प्रतिकर्षण लगाते हैं, और प्रतिकर्षण लगाने की वजह से ही ये सारे कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रहते हैं। कोई सोचेगा सर ये पार्टिकल ऊपर वाले के नजदीक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा, क्योंकि अगर ऊपर वाले के नजदीक पहुंचता तो ये ज्यादा प्रतिकर्षण लगाने लगेगा, ये फिर अपनी जगह पर आ जाएगा। और जब तक ये प्रतिकर्षण लगता रहता है, सारे कोलाइडी कण एक दूसरे से बराबर दूरी बनाकर रखते हैं। और बराबर दूरी रखने का मतलब जानते हो, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित कोलाइडी कणों की संख्या समान होती है, अर्थात हर जगह कोलाइडी कणों की संख्या कैसी है, बराबर है। और क्योंकि हर जगह कोलाइडी कणों की संख्या बराबर है, कोलाइडी विलयन स्थायी है। कोई पूछता है इसका प्रमुख कारण क्या है? सभी कणों पर समान आवेश का पाया जाना। लेकिन अगर आप किसी प्रकार से इनके आवेश को समाप्त कर दें तो फिर कोलाइडी कण एक दूसरे से दूर नहीं लगेंगे, बल्कि एक दूसरे में क्या होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। और उस समय कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो हमको तो नष्ट थोड़ी करना, हमें तो स्थायी रहने का क्या बताना है, कारण। तो उस कारण को मैं समझ ही गया हूँ, सेम टाइप का चार्ज। अब इसको लिखने की बात आती है, देखो हम लोग अपने शब्दों में इसको लिखते हैं। यहां से लिखना स्टार्ट कर लेते हैं। देखो यहां से कुछ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ऐसा लिख लेते हैं, किसी कोलाइडी विलयन, आप अगर कोई भी कोलाइडी विलयन ले आते हो, किसी कोलाइडी विलयन के समस्त कोलाइडी कणों पर, समस्त कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। कोलाइडी कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। एक समान आवेश का मतलब या तो सब पर पॉजिटिव चार्ज ही है या तो सभी पर निगेटिव चार्ज है। एक समान आवेश पाया जाता है जिसके कारण
जिसके कारण इसके, इसके का मतलब कोलाइडी विलयन के सभी कण एक दूसरे से बराबर दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं। जितना भी पार्टिकल है वो सब एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर है। और बराबर डिस्टेंस का मतलब होता है आप चाहे जिस किनारे से कोलाइडी विलयन को छान करके ले आओगे, चाहे इस किनारे से चाहे इस किनारे, छान करके नहीं, ऐसे उठा कर छानोगे तो फिर कोलाइडिकल हो सकता है कम बचे। अगर आप किसी भी किनारे से सॉल्यूशन को उठा करके लेकर के आते हो, आप देखोगे हर भाग में समान आयतन में कोलाइडी कणों की संख्या भी समान है, आप इस बात को पाओगे। और ऐसे ही संख्या में होने पर तो हम कहते हैं विलयन समांगी है। तो इस बात को भी लिख दिया है मैंने, बराबर दूरी पर व्यवस्थित रहते हैं, अतः विलयन समांगी रहता है। समांगी रहता है और नष्ट नहीं होता है। और नष्ट नहीं होता है। यही घटना ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों के लिए भी सही रहेगी। आपने समझा ऋणावेशित को, और अगर आप चाहें तो ऋणावेशित का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आपको करना क्या है, कोई एग्जाम्पल थोड़ी देकर क्या है, आपको क्यों बताना है कि स्थायी क्यों है, और स्थायित्व का आप कारण जानते हो। तो अगर आपसे पूछता है कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व का कारण सही बताइए, तो कोलाइडी विलयनों को स्थायित्व का कारण भी दे दोगे, बताओगे सेम चार्ज है, और जो मैंने बातें आपको बता रखी इस बात को लिखोगे। अच्छा, लेकिन अभी मैं क्या करता हूं, अभी इस कोलाइडी विलयन को समाप्त करके दिखाते हैं। क्योंकि समाप्त क्यों करें बेटा, कोलाइडी विलयन को समाप्त करके भी बहुत सारे अच्छे कार्य और फायदे उठाए जाते हैं। तो अब बात करेंगे कोलाइडी विलयन को समाप्त करने की प्रक्रिया, और समाप्त करने की प्रक्रिया बताएं उसके पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। स्कंदन, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं पूर्णन, और इसको एक और नाम से जानते हैं अवक्षेपण। बेटा प्रेसिपिटेशन कहते हैं इसको अंग्रेजी में, आप प्रेसिपिटेशन नहीं बोलना चाहते, दूसरा भी नाम है कोगुलेशन। कुछ लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कोएगुलेशन, या टोटल एक साथ कहना चाहते हैं कोगुलेशन, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, फ्लोकुलेशन भी इसी को कहते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं आखिर ये है क्या। नाम तो सभी ने 6 लिख रखे हैं, 3 अंग्रेजी में 3 हिंदी में। समझते हैं पहले ये क्या है। देखो बेटा, हमने इस बात को पहले भी समझ रखा है कि अगर किसी कोलाइडी विलयन को हम ढंग से पढ़ने की कोशिश करें, हम इस बात को पाते हैं कि उस कोलाइडी विलयन के सभी कणों पर एक समान आवेश पाया जाता है। अगर धनावेशित कोलाइडी विलयन है सारे कणों पर धनावेश, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है सारे कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है, जिसके कारण ये कण एक दूसरे से दूर रहते हैं और स्थायित्व तो बनाए रखते हैं कोलाइडी विलयन। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी तकनीक हो, कोई ऐसा माध्यम हो, कोई ऐसी ट्रिक हो कि हम अगर इन कोलाइडी कणों के आवेश को समाप्त कर दें। अच्छा, आवेश को समाप्त करने का मतलब क्या है, आवेश कोलाइडी के कण पर थोड़ी है, कोलाइडी कण पर चिपकी हुई अधिशोषित हुई परत पर है। अगर हम किसी प्रकार से उन कोलाइडी कणों की परत के आवेश को क्या कर दें, समाप्त कर दें, तो कोलाइडी कणों के परत के आवेश को समाप्त करने पर जानते हो क्या होगा, अगर इनके आवेश समाप्त होंगे, देखो मैं समाप्त करके दिखा रहा हूं, तो बेटा आवेश के समाप्त हो जाने पर इंटर के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण भी क्या हो जाएगा, समाप्त। और जब कणों के बीच प्रतिकर्षण समाप्त हो जाता है तो कण एक दूसरे के साथ मिलना क्या कर देते हैं, प्रारंभ। और जब एक दूसरे के साथ मिलना प्रारंभ कर देते हैं, देखो इस आर्टिकल को समझने के लिए आप प्रतिकर्षण भी मिटाते हैं।
तो होगा क्या उस दौरान, ये सारे कण एक दूसरे के साथ क्या होने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे। देखो इस प्रकार से ये सारे कण एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे और जुड़कर बनाएंगे एक कोलाइडी कणों का गुच्छा। अच्छा, इस कोलाइडी कणों के गुच्छे का आकार क्या लगता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होगा कि अब बड़ा हो गया? बड़ा। अभी आप ही लोग बताओगे इसमें से, अगर कोलाइडी कण आपस में जुड़ गए हैं, गुच्छे बना लिए हैं, समूह बना लिए हैं या पुंज बना लिया है, तीनों नाम इसी के हैं, गुच्छे, समूह, पुंज बना रखा है, तो इस कोलाइडी कण का जो द्रव्यमान होगा, जो भार होगा, वो अब पहले से कम होगा या पहले से ज्यादा? तो ये सब बर्तन की कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और सारे के सारे कोलाइडी कण ऊपर से निकलकर इस बर्तन की तली पर बैठ जाएंगे, और बर्तन की तली पर बैठ जाएंगे, अर्थात कोलाइडल सॉल्यूशन से कोलाइडी कणों को आपने नीचे इकट्ठा कर दिया है। इस घटना को ही कहते हैं स्कंदन, या फिर आप इसको ऊर्णन भी बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो, अवक्षेपण। तो अवक्षेपण का मतलब समझे, आपके पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन था, उसके सभी पार्टिकल पर सेम टाइप का चार्ज था, आपके पास कोई ऐसा माध्यम था, आपके पास कोई ऐसी क्रिया भी थी, कोई तकनीक थी, जिससे आपने उन कोलाइडी कणों के आवेश को क्या कर दिया, निष्क्रिय, समाप्त कर दिया। और समाप्त करने से कोलाइडल कण जो थे छोटे छोटे आकार के, ये सब आपस में जुड़ने लगे और आपस में जुड़कर बनाते हैं एक बड़े कण का निर्माण। ये बड़ा कण अधिकांशतः परिक्षेपण माध्यम की तुलना में ज्यादा घनत्व रखता है और बर्तन की तली पर आकर बैठ जाता है। अभी इस लास्ट वाली लाइन का भी अर्थ समझेंगे। बाई चांस सारे कण आपस में जुड़े और आपस में जुड़ने के बाद जो कण बना, इसका घनत्व तो द्रव के घनत्व से, कहोगे कौन से द्रव के घनत्व, जिसमें कोलाइडियन बनाया गया था, अगर इस कण का घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा हो गया, जो कि अक्सर होता है, तो ये कोलाइडी कण बर्तन की कहां बैठ जाएगा, तली पर। लेकिन अगर बाई चांस कभी ऐसी घटना हो गई कि जो कणों का पुंज बना, इसका घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो गया, तो जानते हैं कोलाइडी कणों का गुच्छा कहां होगा, बर्तन में भरे द्रव की ऊपरी सतह पर तैर रहा होगा। तो कोगुलेशन होने पर या अवक्षेपण होने पर और या स्कंदन होने पर पदार्थ में दो प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। या तो जो पार्टिकल गुच्छा है वो बर्तन की कहां पर बैठ जाएगा, तली पर, और या फिर वो चला जाएगा बर्तन में जो द्रव भरा है उसकी सतह पर तैरने लगेगा। अगर सतह पर तैरने लगेगा तो उससे क्या हमको पता चलेगा कि कोगुलेशन के बाद, अवक्षेपण के बाद, स्कंदन के बाद जो वो पुंज बनकर तैयार हुआ है उसका घनत्व द्रव के घनत्व से कैसा है, कम, इसलिए तो ये ऊपर तैर रहा है। लेकिन अगर हमको ऐसा देखने को मिलता है कि जो ये कोगुलेशन के बाद पार्टिकल का साइज बड़ा हुआ है, इसका घनत्व ज्यादा है द्रव के घनत्व से, तो ये बर्तन की कहां पर बैठ जाएगा, तली पर बैठ जाएगा। और स्कंदन दोनों प्रकार का होता है, नीचे भी बैठ सकता है और ऊपर तली पर भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है उस समय पदार्थ के या कणों के उस समूह के घनत्व पर। तो इस बात को सबसे पहले समझते हैं, और जब बात समझ जाते हैं तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं और फिर इस घटना को भी पढ़ते हैं कि यार आखिर हम लोग अपने जीवन में स्कंदन किस किस प्रकार से करवा सकते हैं, आखिर क्या क्या काम करें जिससे पदार्थों का क्या हो सकता है, स्कंदन। और मैं क्या बताऊं, आपने स्कंदन के बहुत सारे तरीके तो स्वयं में पहले से देख रखे हैं दैनिक जीवन में, लेकिन अभी आपके दिमाग में वो वाले आने वाले नहीं। जैसे ही हम चालू करेंगे आपको सर जी इसको तो पहले भी हम जानते थे और अभी से नहीं, 15 साल के 16 साल के और भी तुम लोग होंगे सर जी 15 साल के जरूर हम लोग, लेकिन 10 साल से इसको देख रहे हैं घटना को। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले तो इसकी थोड़ी सी यार बड़ाई लिख लिया। अच्छा कहोगे सर बड़ाई में क्या लिखें, ये वाली सभी कणों का समान आवेश होता है, एक दूसरे से दूर रहते हैं, और फिर बताएंगे कि हमें आवेश समाप्त करना है। तो क्या लिखेंगे, किसी कोलाइडी विलयन के कणों पर समान आवेश पाए जाने के कारण, समान आवेश पाए जाने के कारण
समान आवेश पाए जाने के कारण कोलाइडी विलयन स्थायी रहता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा इस बात को, कोलाइडी विलयन स्थायी रहता है, परंतु यदि हम किसी तकनीक के द्वारा, मतलब तकनीक या माध्यम या कोई ऐसी विधि हो हमारे पास, यदि हम किसी तकनीक या माध्यम द्वारा कोलाइडी कणों पर पाए जाने वाले आवेश को समाप्त कर रहे हैं, माध्यम द्वारा कोलाइडी कणों पर पाए जाने वाले आवेश को समाप्त कर दें। समाप्त कर दें तो समस्त कोलाइडी कण आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जितने भी बेटा कोलाइडी कण है वो सारे कोलाइडी कण धीरे धीरे आपस में जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे कणों का गुच्छा पुंज या समूह, गुच्छा कह सकते हो आप, कणों का पुंज भी कह सकते हो क्योंकि बहुत सारे कण आपस में जुड़े हैं, आप समूह भी कह सकते हो, बनता है। यह समूह घनत्व के आधार पर, यह समूह घनत्व के आधार पर पात्र की तली या द्रव की सतह पर पहुंच जाता है। और मैं इस बात को लिख भी सकता हूँ आगे कि इसी घटना को स्कंदन कहते हैं। कोलाइडी विलयन में होने वाली इस घटना को स्कंदन कहते हैं। और चाहो तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको लिख सकते हो।
देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने पढ़ रखा था इस बात को कि कोलाइडी विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव स्नेही और दूसरे होते हैं द्रव विरोधी। तो अगर बात कभी भी आए तो इस बात को हमेशा याद रखो, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का आप स्कंदन नहीं करा सकते हो, या आप ऐसा समझो कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों का स्कंदन कराना बहुत ही कठिन है। आप केवल इन कोलाइडी विलयनों का ही स्कंदन करवा सकते हो जिनका नाम है द्रव विरोधी कोलाइड। द्रव स्नेही का क्यों नहीं होता? क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड में जो द्रव होता है वो कोलाइडी विलयन के चारों ओर रक्षक परत बना लेता है। अगर आप कभी स्कंदन कराने ही जाओगे तो वो रक्षक परत ही स्कंदन होने नहीं देगी। तो अगर कभी आपसे ये पूछे या ऐसा कभी बताने का नंबर आ जाए कि स्कंदन किस प्रकार के कोलाइडल सॉल्यूशंस का होता है, द्रव विरोधी का होता है, द्रव स्नेही का बिल्कुल भी नहीं होता। पूछता है क्यों नहीं होता है? तो द्रव स्नेही कोलाइडों में से जो द्रव होता है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के चारों ओर अपनी एक रक्षक परत बना लेता है, जिससे आप उन पार्टिकल का आवेश समाप्त ही नहीं कर पाते। और क्योंकि समाप्त ही नहीं कर सकते हो भैया, ऐसे पदार्थों का स्कंदन भी होने वाला नहीं। तो यहाँ पर इस बात को लिखेंगे और ये बात तैयार रखने लायक भी है। स्कंदन केवल द्रव विरोधी कोलाइडों का होता है। मुझे द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन कराना आसान बात नहीं है, बच्चों का खेल थोड़ी है ये स्कंदन हो जाएगा। तो कोलाइडों का होता है, लिख दिया जाए उसका भी, द्रव स्नेही कोलाइडों का स्कंदन आसान नहीं होगा। नहीं होता है, इस बात को नोट करोगे, जल्दी से नोट करना है।